तो और भी है लोग कि सिलेबस सबके पास है कि नहीं है? तो सिलेबस सभी लोग की जो है फोटो कॉपी मुझसे ले करा लीजिए, नहीं सिलेबस ले लीजिए, है ना? क्योंकि जिससे सिलेबस सबके पास। आज हम लोग पहला टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। इन विषयों पे आज हम लोग नोट करना चाहे कर लें। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। नीचे से प्लस प्लस से टेस्ट कर रहे हैं। प्लस में तो ऐड निकाल रही वही तो प्लस से तो ऐड होता है। दूसरा पन्ना आ जाएगा साफ वाला। आप मतलब तो एक दिन आकर काम नहीं कर रहा है। टच करिए, बस नहीं ना बोला ही सब एक बार बटन ऑन ऑफ कर दीजिए। तुरंत जो है कर देना चाहिए काम। वो वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं कर रहा है, कर रहा होगा। चलिए नहीं कर रहा है कर दो भाई। अच्छा हेड फ्री हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है पहले सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। जैसा कि आप लोगों ने इसमें प्रीवियस में मतलब प्री में आपके साथ जो इतिहास के विषय में चर्चा की गई थी कि कौन से नगर हैं, कौन से क्षेत्र हैं, किसके लिए कौन कौन से नगर फेमस हैं। और यहाँ इसका ये देखा जाएगा कि संस्कृति के दृष्टिकोण से, सभ्यता के दृष्टिकोण से कौन कौन से नगर इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयाग का उत्तर प्रदेश या प्राचीन भारत में प्रयाग के सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये तो आपको ये देखना होगा कि प्राचीन भारत को सबसे पहले ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन पूछा है? प्राचीन भारत, ये नहीं कि पूरा आज तक था, प्राचीन भारत की बात करना है। प्राचीन भारत में प्रयागराज मतलब जो पहले इलाहाबाद था, इसके पहले प्रयागराज था, तो प्रयागराज का सांस्कृतिक मामला कल्चर के रूप में, कल्चर में क्या क्या चीजें दिखा रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आपको प्राचीन काल के जो शासक हैं, जो उस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनका भी क्या करना होगा? चर्चा करना, उनकी भी चर्चा हमें करना होगा। अब प्रयाग की सांस्कृतिक महत्व पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रयागराज जो बसा हुआ है वो किस नदी के तट पे है? गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि दिखाई नहीं पड़ती। सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ नगर क्या है? प्रयागराज। एक पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि इसका महत्व ऐतिहासिक दृष्टि
से जो है प्राचीन काल से लेके भारत के इतिहास से अंतर संबंधित था। अब किस रूप में? आप देखिए मौर्य काल को याद करें, उस समय अशोक का जो स्तंभ और लेख मिला था, कहाँ से मिला था? प्रयागराज। एक पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त, हरिश्चंद्र ने उसकी रचना की थी किस काव्य में? चंपू का, चंपू से। चंपू से ये क्या है? गद्य और पद्य का विस्तृत रूप को चंपू से, है ना? एक पॉइंट आपका ये। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि महाकुंभ जो बात आपके जो है 12 साल पे क्या होता है? महाकुंभ का आयोजन होता है। लिखिए अभी सबसे पहले तो हम हिस्ट्री की जो है सोर्स से जाते हैं। एक मैंने क्वेश्चन दिया उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, तो इसलिए समझा कि मतलब क्या क्या पॉइंट आप खींचेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे पॉइंट है ना। और लिखना कितना है? 125 शब्द और या तो 200 वर्ड, 200। आपको इतना ही लिखना है, मैक्सिमम एक पेज। अब बताइए अगर आपके पास 5-6 पॉइंट हो गए तो आपका एक पेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अब आपका महाकुंभ हो गया 12 साल, अर्थ हो गया 6 साल, हो रहा है ना? तो हर्ष, अब हर्ष को भी याद करिए। हर्षा जो है आपने पढ़ा प्राचीन काल में, वहीं से प्राचीन काल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, एलिमेंट भी शुरू हो जाता है, पूर्व मध्य काल शुरू होता है ना। जैसा कि सर मिडिल काल की चर्चा कर रहे थे, काफी छोटा युग की आज चर्चा हो रही थी। द्वार बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, ये सब जो यात्री हैं, देवराज प्रथम, देवराज द्वितीय, इन सब के कार्यकाल में आए थे, है ना। द्वार बारबोसा पुर्तगाली यात्री है, निकटिन जो है रूस का एक यात्री है। ये सारी चीजें जो है चर्चा में चलाई जा रही थी ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हर्ष जो है हर 5वें साल प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है ना, सम्मेलन। पढ़ा होगा कि कन्नौज और प्रयागराज में हर्ष क्या करता था? तो 5वें साल पे आपका वो। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे खींच करके हमें क्या कर देना है कि पॉइंट को ला करके उस क्वेश्चन पे क्या करना है? लिखना है ना। जैसे वहां से कुछ लेखन भी पैदा तो रचनाकार भी हुए, है ना। जैसे प्रयागराज का महत्व कौशाम्बी जो था, वहां पे कौन शासक था? उदयन। और फिर वहां पे आपने देखा होगा कि जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र स्थल के रूप में भी क्या था? दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल। देखो तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है? केवल प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व के परिपेक्ष में लिखना। जब क्वेश्चन अगर पूछता है तो, है ना, तो इसी रूप में आप क्या करेंगे? देखिए आपने ये सारी चीजें इतिहास में पढ़कर क्या है, सारी चीजें प्राचीन इतिहास से क्या है आप पढ़ के आए हो, उसी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वही तो कर रहे हैं। महाकुंभ सभी लोग जान रहे हो, अर्थ सभी लोग जान रहे हो, पाठ लेना आसान होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उसके लिए सोर्सेज क्या क्या है, स्रोत क्या। जैसे इतिहास के स्रोत आप पढ़ते थे, उसी प्रकार प्राचीन इतिहास के भी स्रोत होंगे ना। तो क्या क्या हो सकते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होगा और सिक्के हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और साहित्य हो जाएगा जैसे, और साहित्य और सोचिए, बताइए, कोई जल्दी नहीं, आराम से हमसे प्रयास तो आप लोग कर रहे हैं। ये सोचिए, बताइए, बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रयास आप लोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें निकाल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। नहीं होगा तो बताइए। यात्री हो जाएंगे, विदेशी कुल मिलाकर जो है आपके जो सोर्सेस होते हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास हो, चीज़ें एक है। क्योंकि यहाँ जब स्रोत की बात की जाएगी, सोर्सेस की जब बात की जाएगी, तो उसके 3 ही प्रकार के सोर्सेस: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी आपका।
अब साहित्यिक स्रोत में क्या होगा, पहले डिफरेंस में भी आप अपनी चर्चा करेंगे, एक हल्का रिपोर्ट दे दें। तो साहित्यिक स्रोत में क्या होगा, वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य, आपके महाकाव्य, पुराण, ये साहित्य। जब ब्राह्मण से ब्राह्मण आप होते हो, ब्राह्मण साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य, ये ब्राह्मण साहित्य के अंदर आता है, फिर बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब इससे हमें क्या, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ बात की जा रही है, पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रही है, हमें उन्हीं ग्रंथों का या उन्हीं की चर्चा करनी है कि जिससे उत्तर प्रदेश के विषय में सूचना स्पष्ट रूप से मिले, है ना। तो बौद्ध में अगंतुर निकाय, अगंतुर निकाय किससे संबंधित है, सूचना क्या मिल रही है, 16 महाजनपदों का उल्लेख उसमें किया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश में आपके कितने, 8 बताइए, कौशल था और बताइए, प्रयास करिए, क्या दिक्कत है, बोलने की ये तो नहीं, नहीं आ गया तो भी कराएंगे, जो आपको 2-4 मगर तो बिहार का है, मगर उत्तर प्रदेश की पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ हमेशा कि केवल उत्तर प्रदेश की सीमा में काशी, कोसल, काशी, कोसल, कुरु, वत्स, कुरुसेन, पांचाल, मन, ये सारे क्या है आपके उत्तर प्रदेश में, ये सारे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और यही सारे स्तूप क्या करना है, चर्चा। और इसको आपने 16 महाजनपद में क्या किया है, बहुत चिर परिचित टॉपिक आज है, इसमें ऐसा नहीं है, बस 2-4 पॉइंट ऐसी होंगे, कुछ चीजें होंगी इधर, बाकी आप सब पढ़ के आए हैं, तो मैक्सिमम आपको प्राचीन इतिहास से ही क्या होगा, चीजें मिलेंगी। आज के टॉपिक में प्राचीन इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और नगर, ये टॉपिक पहला आपका जो है पूछा जाएगा, तो आयोग ने क्या किया, डिफाइन किया, आयोग ने इस टॉपिक को रखा, इसी टॉपिक में। तो चलिए इसको जो है हम लोग पहले इसकी चर्चा करेंगे, इसको दोष हमारे क्या क्या है ना, और उसके बाद जो है आगे हम इसको नोट भी करा देंगे। इतिहास के स्रोत, अब इसमें हमें क्या क्या सोर्सेज मिलेंगे, उन्हीं को हम क्या करेंगे, देखने का एक एक करके प्रयास करेंगे, है ना, एक एक करने का प्रयास करेंगे। अब आपका हो जाएगा साहित्य, आपका क्या हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गए, दूसरा पुरातात्विक हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा विदेशी यात्री, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हमें ये देखना है कि साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आएंगे,
क्या क्या आएंगे? अभी भी बताया है, आपके ब्राह्मण साहित्य हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, जैन से, यही तो आएगा। यस सर। तो उसी तरीके से ब्राह्मण बौद्ध जैन है ना, दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता? दिखाई दे रहा सर। क्यों नहीं, ये आगे है नहीं तो वो इधर क्यों लिखा है? दिखाई दे रहा सर। वैसे हम बोल भी रहे हैं, लिख लीजिए इसको। निशा, ये चीजें, ये ब्राह्मण बौद्ध जैन ये लिखिए। लेकिन लिखते चलिए तो जो हम आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ साहित्य स्रोत हमने लिखा, दूसरे लिख नहीं रहे हैं, ये ब्राह्मण जैन बौद्ध लिख नहीं रहे, है ना? क्योंकि साहित्य में हमने किया नहीं है तो अब यहाँ विदेशी में देख लिया सभी लोगों ने, पूरा कार्तिक में देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे है ना, हमने सिक्के और चाहे आप भारत का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो भी ये चीजें आएंगी, और अगर यहाँ उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे तो भी ये चीजें आइए इसमें देख लेते हैं। है ना? अब यहाँ सारा बहुत निशानी आती है। और अब क्या ईरानी आ रहे हैं, है ना? अब इसमें कौन दो नाम है, कौन? सुलेमान और अल-बलूनी। तो यहाँ की है सुलेमान, मिटाने सब मिल जाएगा। चलिए हो गया, आप लिख लीजिएगा सुलेमान, यहाँ लिख दीजिएगा, इरेज करेंगे सब हो जाएगा। लिखिए सुलेमान अल-बलूनी लिख लीजिए, ये ना लिख लीजिए ना। चलो और छोटा करके कर देंगे, है ना? देखिए छोटा हो जाएगा, छोटा कर देंगे। कैसे होगा? तीन डॉट ऐसे हो जाएगा। 3 डॉट जो उसके बाद आपका बचा सफा है, हाँ? आपका बचा सफा है।
समकालीन इतिहास की जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के शुरू। अब इसमें यह है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमें भारत के इतिहास के अध्ययन के विषय में सूचना मिलती है, सेम वही चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ भी वही मुझे क्या है मिल वही तो मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीजें हो सकती है ना, बौद्ध साहित्य में क्या क्या चीजें हो सकती है और जैन साहित्य में क्या हो सकती है, बात में आई है। फिर उसके बाद यहाँ तो हमने इसको ठीक कर दिया है कि सुलेमान अल-कुतुबी दो यात्री आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूचना दे रहे हैं। यहाँ चीनी यात्री ये आ रहा 15 साल रह रहा है, ये आ रहा 16 साल रह रहा है, ये तो रह रहा है। और ये अवलेख जैसे अशोक के अवलेख हुए जो है गौतमीपुर सातकर्णी के हैं, बलश्री के हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी अवलेख है जो गाजीपुर से प्राप्त हो रहा है। पढ़े हैं सर? नहीं पढ़े? तो कहने का मतलब आज के अवलेख से इन सारी सिक्के उस काल में जो राजाओं के द्वारा जो सिक्के चलाए गए, जैसे गुप्त काल में उस समय गुप्त काल के सिक्के कहाँ मिले थे, पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले थे, है ना। उस समय समकालीन शासक जो है जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित या उस क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे, वो भी कुछ सिक्के चलाएंगे। उससे बेइज्जतियां क्या होगी पता चले कि उस समय की स्थितियां क्या थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी या नहीं थी। अगर सिक्के उपलब्ध हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि व्यापार और वाणिज्य बेहतर स्थिति में था, व्यापार और वाणिज्य बेहतर स्थिति में था, मतलब मुद्रा की याद हो रही थी, आर्थिक स्थिति बेहतर थी। अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आर्थिक स्थिति बेहतर थी। सीधा सा आंसर। आपको जो आर्थिक व्यवस्था पढ़ाई जा रही होगी इतिहास की, तो चर्चा किया गया होगा, है ना। स्मारक में आपके मंदिर है, स्तूप है ना, जो ये सब किले हैं। कहने का मतलब जो मंदिर है, ये सारी चीजें क्या हो रही, सूचना दे कि इस काल में ये चीजें क्या की गई। जैसे भीतरी गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार का मंदिर, ये सारी चीजें आपको सूचना कहाँ से मिल रही है, इसी से मिल रही है। और कहाँ से है संबंधित, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। काशी का वाराणसी मंदिर है ना, ये सब प्राचीन काल से ही तो चले आ रहे हैं ना। ये तो है नहीं सारनाथ, ये तो आज से तो है नहीं धर्मचक्र जिन बिहार जो गढ़वाल शासक है ना, उसकी पत्नी जो बनवा रही है धर्मचक्र जिन बिहार, है ना। कहने का तात्पर्य है कि आपके उत्तर प्रदेश में जहाँ से ये चीजें मिल रही वहीं से ये सूचना हम करेंगे। हमें ये देखना है कि ब्राह्मण साहित्य में यह है, अभी बताया कि आपका वैदिक साहित्य होगा, उत्तर वैदिक साहित्य होगा, महाकाव्य होंगे। अब महाकाव्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, रामायण महाभारत। आप जैसे मान लीजिए यहाँ आप जो है वैदिक साहित्य कर रहे हैं, आप उत्तर वैदिक साहित्य कर रहे हैं, महाकाव्य महाकाव्य कौन कौन से हैं, आपके ये तो है ना महाभारत और रामायण। अब महाभारत की रचना किसने की थी, और रामायण की, इसका समय क्या है, ईस्वी के 2-3 शताब्दी पहले, ईस्वी की 2-3 शताब्दी पहले, मतलब ये समय लगभग 400 ईसा पूर्व से
बहुत में क्या होगा बहुत साइड में इसमें मिल रहा है अनंतपुर निकाय 16 महाजन की सूचना इसमें मिल रही है और जैन में भगवती सूत्र बाकी अन्य जो सूत्र हैं उससे तो भी ले लेंगे आगे ये आपका हो गया। ये सारी चीजें जो है आपको वहां से ये सारी सूचनाएं मिल जाती। अगर इतना फॉर्मेट आपको याद हो तो आपके आंसर 125 शब्द में या 200 शब्द में लिखने में आसानी हो जाएगी या कठिनाई है? अब आपको ये पता चल गया हमें मेंशन क्या करना है, इन्हीं सभी चीजों को क्या करना है बस 10-20 शब्दों में लिख दें। जैसे अभी हमने अवलेख की सूचना दी, 2-3 अवलेख दी, सिक्के दिए, 2-4 शासकों के उल्लेख करने के लिए, स्मारक बताए 2-4 स्मारक बताने के लिए। आपका कितना हो गया 50-60 शब्द हो गए ये तो होगा। दूसरा आपने जो है वैदिक साहित्य जैन साहित्य सब में लिखी आपके 50-60 शब्द उधर से हो गए। आपका 125 शब्द हो जाएगा ना, लगभग आपके 125 शब्द जो है केवल इसी को 10-20 शब्द में लिख लिए आपके क्या हो गए पूरे हो गए। लेकिन नहीं, आपको भी इनका भी उल्लेख करना तो चीनी यात्री आएंगे तो किसके लिए आएंगे स्थलों और उसके अध्ययन के लिए आएंगे। आ रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि वो बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं। तो उस समय प्राचीन काल में आप जाइए महाजनपद के काल में, उस समय आप देखिए कहाँ कहाँ जो है उत्तर प्रदेश में थे, सारनाथ था, श्रावस्ती था, कौशाम्बी था, ये सारे स्थल क्या हैं बौद्ध ही है। तो यात्री क्या करने के लिए जाएगा उस स्थल को, उस स्मारक को देखने के लिए बौद्ध धर्म का क्या महत्व है, क्या स्थितियां है ना। और वहाँ का जो है फिर उसके देख करके वहाँ का अध्ययन करने के लिए करके क्या करेगा आगे बढ़ जाएगा। वंशांग भी आ रहा है, वंशांग क्या कर रहा है कि हर्ष के कार्यकाल में क्या कर रहा है सम्मेलन में भागीदारी भी कर रहा है, जैसा कि आपको हर्ष के कार्यकाल में पढ़ाया भी गया होगा। तो वहां से ये सूचना आपको, और इसमें क्या हो रहा है कि 16 महाजनपद अगर तुमने कहा है भगवती सूत्र में जो सूचना मिल रही है इससे 16 महाजनपद के विषय में सूचना मिल रही है, ये तो मिल रही है। अब आपने ये देखा कि 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कहाँ पे है हमारे उत्तर प्रदेश में है। वो कौन कौन से अभी बताया अभी बता भी देंगे। अब ये अरब यात्री सुलेमान जो ये आया अल-बुरूनी भारत के सामाजिक आर्थिक इतिहास को किताब कर ले ये आएगा। तो ये जो है सुलेमान ये प्रतिहार शासक आपने पढ़ा होगा कन्नौज का त्रिपक्षीय युग पाल प्रतिहार राजपूत पढ़ा होगा ना त्रिपक्षीय। तो उसके विषय में ये उल्लेख करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कन्नौज के इसलिए इसका महत्व क्या होता है अगर यही त्रिपक्षीय युद्ध जो है कन्नौज के जो शासक थे कन्नौज में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए ही क्या कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे। बौद्ध को बता सफलता किसको मिलेगी अंत में प्रतिहार ही क्या होगी। अब यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही है ना। आपको मेंशन क्या करना है ये आपके आंसर में भी इसी चीज को लिखना है, आपके आंसर में भी इसी चीज को लिखना है, तो दूसरा नहीं लिखाएंगे तो लिख लीजिए नहीं ये लिख लिया आंसर तो लिखोगे। ये तो हमने फॉर्मेट क्यों किया, ये तो ट्रेनिंग किया, आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग किया।
वैदिक साहित्य में केवल एक ही साहित्य जैसे वैदिक काल में है ऋग्वेद है, उसके बाद जो ऋग्वेद है, आपके अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद उत्तर है। वैदिक साहित्य में देखा क्या? मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब ऋग्वेद को छोड़ के जो 3 अदर जो है वेद है वो उससे उत्तर वैदिक साहित्य में जोड़ा जाता है। ये चर्चा तो आ रही है, तो जो अगर उत्तर प्रदेश के परिवेश में चर्चा आ रही है तो आप उसे छोड़ दोगे? हाँ, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपको देखना है ना। आप क्वेश्चन डिपार्टमेंट को देखिए कि आपसे उत्तर प्रदेश के इतिहास के विषय में आप उत्तर प्रदेश का पेपर पढ़ रहे हैं। आप बाकी अन्य के परिवेश में मत सोचिए, आपको केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण को रख के चलना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश, तो आप पूरे इंडिया को लेके चलोगे? नहीं चलोगे ना, आपको उसके विषय में देखना है। अब हम पूछे इस कमरे के विषय में, तो आप बताओगे पूरे एपी कॉलेज का? जैसे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वैदिक साहित्य में केवल जो है ऋग्वेद आएगा ना, ये कह रहा हूँ पूछ रहा हूँ आपसे। अगर जो ऋग्वेद, देखिए एक होता वैदिक काल, एक होता उत्तर प्रदेश काल, तो दोनों में क्या हो रहा है कि कुछ चीजें पहले ली जा रही, कुछ नहीं। तो उसमें जो ऋग्वेद को स्रोत माना गया, बाद में क्या हुआ, आपका जो है यजुर्वेद आया, सामवेद आया और अथर्ववेद, ये सारी। जब वैदिक संहिता की बात की जाती है, अब हम वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि काफी लंबा होगा। वैदिक संहिता की जब बात की जाती है या वैदिक साहित्य की बात की जाती है, तो वहाँ थोड़ा रूप बदलते हैं, तो वहाँ रूप थोड़ा वो चीजें आपको जब वैदिक काल पढ़ाया जा रहा होगा तब चर्चा की गई, हम नहीं की गई थी। तो चलिए हम घर में जो करना है इसको करिए, नहीं छूट जाएगा, क्योंकि मेंस का टॉपिक है, फ्री नहीं है, बहुत चीजें छूट जाएंगी, टॉपिक छूट जाएगा, समय बहुत कम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को दिखाना है, फ्री की तरह नोट लाइनिंग नहीं करानी है, छूट जाएगा, आपका आंसर छूट जाएगा। नहीं, क्वेश्चन ये था कि कह रहा हूँ कि वैदिक साहित्य का जो स्रोत है वो केवल एक ऋग्वेद है कि और भी कुछ मतलब है? देखिए आपके ऋग्वेद से सूचना मिल रही है, ऋग्वेद से सूचना मिल रही है, लेकिन केवल ऋग्वेद से सारी सूचनाएं आपको नहीं मिल सकती। मेरे कहने का लिखना मतलब ऋग्वेद से सूचना तो आपको मिल रही है, लेकिन उसके आधार पर केवल ऋग्वेद से ही आप सारी सूचनाओं को क्लियर करोगे, वो तो साहित्य में आ गया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये समझिए, केवल साहित्य के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन कर सकते हो। क्या साहित्यिक स्रोत ऑथेंटिक हैं? अगर ऑथेंटिक स्रोत की बात आएगी तो आप किसको लोगे? इसको, क्योंकि इसमें संशोधन परिवर्तन करना क्या है, और साहित्य में परिवर्तन करना क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस आपको इतिहास में करना चाहिए ना। क्योंकि मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ाता तो आप मुझसे चर्चा करते हुए बहुत एलोबरेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा फैजाबाद में क्लास चला, वो हिस्ट्री में वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी चीजें जो यहाँ हो रहा है, आप इसको यहाँ देखिए, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, आपको तीनों के सोर्स है ना। तो उसके आधार पे कार्यकाल और परिस्थितियों के आधार पे चीजें क्या होती हैं, बदलती हैं, ठीक है? और जिस पर्सपेक्टिव में, जिस प्रसंग में जो चीजें पूछी जाएंगी, हमें उसी प्रसंग में उसका उत्तर देना। बाकी आप सब भूल जाइए, मैंने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं, जो पूछा जा रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर। नहीं तो क्या होगा, लिखना पूछे, लिख के तो केवल उसी प्रश्न को जिसको लिखना उसी को सोचना। चलिए लिखिए, उत्तर प्रदेश, प्राचीन उत्तर प्रदेश, काफी ध्यान दीजिए, प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों का महत्व एवं विवेचन, या महत्व का विवेचन, विभिन्न स्रोतों के महत्व का विवेचन, देखा? उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास
प्राचीन अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए मुख्यतया तीन प्रमुख स्रोत हैं। साहित्यिक, पुरातात्विक, हमारा और विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी यात्रियों के विवरण के विवरण। अब नीचे ये करके लिखिएगा, रहेगा वाइट लाइन लिखिएगा। पुरातात्विक का अलग बताएंगे, सिक्के का अलग, और जो है स्मारक का, है ना, सबका अलग अलग करके लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। देखिए, पुरातात्विक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक दृष्टिकोण से हम आंसर थोड़ा बड़ा लिखाएंगे, जितने शब्द है उससे थोड़ा बड़ा लिखाएंगे। कारण उसका ये है कि अगर हम 200 शब्द में ही एग्जैक्ट आंसर लिखा देंगे तो आप क्या करके उस आंसर को पूरा होना नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें से कुछ चीजें भूल जाओगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि ये आंसर कुछ ना कुछ बड़ा लिखाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको और कम कर लेंगे, ठीक है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश काफी समृद्धशाली रहा है। प्राचीन भारत के, क्या लाइन चेंज करके लिखो, प्राचीन भारत के कई प्रमुख राजवंशों के अभिलेख, कई प्रमुख राजवंशों के अभिलेख कई प्रमुख राजवंशों के अभिलेख सिक्के तथा स्मारक प्राप्त हुए हैं। जो शासकों के दृष्टिकोण यहाँ के लोगों के रहन सहन, यहाँ के लोगों के रहन सहन, व्यापार वाणिज्य, सांस्कृतिक विकास की जानकारी देते हैं। नीचे लिखिएगा, अशोक के साथ प्रयाग, कौशाम्बी, मेरठ से प्राप्त अभिलेख उसके नीचे पे लिखेगा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति
फिर नीचे उसके नीचे लिखेगा हर्ष का मांस पेड़ा ले बड़ा होगा ना, मांस पेड़ा ले उसके नीचे लिखे अस्कंद रूप का भीतरी अस्कंद। अभी ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा की है कि किन शासकों का उल्लेख है उत्तर प्रदेश में। लास्ट वाला से क्या है, इसका रूप का भीतरी। आज उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रमुख उल्लेख है। अब एक बात यहाँ सुन लीजिए, लिख लो सुन। अब इसको मैंने क्यों स्टेप लिखा है, कोई कारण हुआ? स्टेप में मेरे लिखाने का मतलब ये है कि आपको अगर सब नहीं याद है, एक दो याद है, दो तीन याद है, तो आपका उतने से भी आंसर क्या होगा? बस इतना ये ध्यान रखना है कि वो उत्तर प्रदेश में मिला, इतना जरूर है। कभी भी लिखते वक्त इतना हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जिसको हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि नहीं। अगर नहीं है तो मेंशन मत करें, नहीं तो आपका उत्तर सब कुछ बना बनाया क्या हो जाएगा। उसके कहने का मेरा इतना ही इंडिकेशन है कि ध्यान दीजिएगा लिखने में, क्योंकि लिखने में बड़ी समस्या आती है। आंसर राइटिंग सबसे कठिन चीज होती है। आपके अध्ययन की अंतिम सीमा क्या होती है? लेटर राइटिंग, है ना? आगे देखिए नीचे से अब लेखों के साथ साथ विभिन्न राजवंशों के सिक्के, विभिन्न राजवंशों के सिक्के उत्तर प्रदेश से मिले हैं। नीचे लाइन में अधिकांश गुप्त राजाओं, अधिकांश गुप्त राजाओं के सिक्के उत्तर प्रदेश से मिले। अब नीचे आइए, नीचे लाइन छोड़िए, उसको दूसरी लाइन में आइए। अधिकांश पुस्तकाओं के सिक्के मिले हैं उत्तर प्रदेश से। सिक्कों के साथ साथ कई प्रमुख स्मारक, मंदिर, चैत्य, स्तूप आदि देवगढ़, सारनाथ, कमलगढ़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायक, जो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायक अब हम लोग किसका उल्लेख कर लिए? पुरातात्विक स्रोत का कर लिया। अब हम लोग को साहित्यिक स्रोत क्या है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का भी
उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। महाकाव्य साहित्यिक स्रोत का उत्तर प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। या ऐसा भी लिख सकते हो कि साहित्यिक स्रोत का उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में, या केवल साहित्यिक स्रोत के ऊपर लिखा ही है उस रूप में भी लिखा। महाकाव्य ब्रैकेट में रामायण महाभारत, जैसे आप महाकाव्य लिखोगे तो ये तो बताना पड़ेगा ना कौन सा है, नहीं कैसे आपका पूरा होगा। का संबंध मूलतः उत्तर प्रदेश से है, का संबंध मूलतः उत्तर प्रदेश से रहा है, उत्तर प्रदेश से रहा है। इसके अतिरिक्त पुराण, उत्तर वैदिक साहित्य, आदि से जानकारी प्राप्त है। कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य, अगले लाइन से कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य अगंतुर निकाय, महावस्तु, नीचे लाइन में जैन साहित्य भगवती सूत्र से, जैन साहित्य भगवती सूत्र से, सूचना मिलती है। नीचे लाइन में लिखेगा हरिश्रेण, प्रयाग प्रशस्त की रचना क्या है ना, हरिश्रेण, बाणभट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष आदि लेखकों के लेखन से उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी मिलती है। नीचे लिखिएगा विदेशी यात्रियों में आयाम, मध्य देश के विषय में जानकारी दिया, मध्य देश के विषय में जानकारी देता है। नीचे लिखिएगा वंशांग ने हर्ष के प्रयाग व कन्नौज सभा का वर्णन करता है।
हर्ष के कन्नौज व प्रयाग सभा का वर्णन करता है। इसी प्रकार अल-बरूनी जहां उत्तर भारत के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन करता है। सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन करता है। वही सुलेमान इस क्षेत्र के राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताता है। ये आपका इतना जो है इसके सोर्सेस है। अब लिख लीजिए, कंक्लूड करिए, निष्कर्ष में थोड़ा एक लाइन दो लाइन लिख लीजिए। समग्रता हम कह सकते हैं, समग्रता हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास लेखन के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं। जिसमें अभिलेख साहित्य, सिक्के, स्मारक, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि प्रमुख है तथा ये स्रोत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक, ये स्रोत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक। आपका आंसर तो देखो का कितना होगा, लेकिन दूर दूर को लाइन नहीं हुआ है वो सबको जो है टारगेटिंग को मत देखिए, जो आपने लिखा उसको देखिए। हाँ कितना होगा, 2-250 तो अब इसमें से कुछ हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको हम कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं। 40-50 शब्द हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन वो 40-50 शब्द को जरूरत इसलिए है कि जिससे आप आंसर को समझ सकें। तो आंसर भी अगर आप लिखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा पूरा तात्पर्य लिखिएगा तो एक स्टेप में लिखिएगा, सिक्कों को दूसरे स्टेप में मैंने उसी रूप में लिखाया भी है, और स्मारक को इससे लिए क्लियर कि बच्चा चीजों को क्या करा को क्लियरिटी से स्पष्ट कर रहा को, स्पष्टता से जो चीजों को बता रहा है। और इस फ्रेमिंग को जो है जो इतना बड़ा बनाया गया है, इस फ्रेमिंग को आप और शॉर्ट में भी कर सकते हो, है ना। अगर इस डायग्राम को आप बना दोगे तो आप इस आंसर को और कम में भी ले दोगे, तब भी आपको बेहतर नंबर मिल जाए। तो ये हो जाएगा एग्जामिनर को चेक करने वाले को, बच्चे को क्या है जानकारी है, क्या हमें आंसर में लिखना है। अगर उसको जानकारी ना होती तो फॉर्मेट ही नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि इन चीजों का क्या है चर्चा की जाए।
तो इससे एक आपके आंसर का लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ने के लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो इन चीजों को आपको याद रखना लिखते से, जब लिखना अगर आए क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चीजें याद रखनी। बाकी कुछ चीजें जब याद है तो हम तो अपने आप क्या कर लेंगे, भर लेंगे। धोखा बना हुआ है तो अंदर भरने में क्या है, आसानी है। बाहरी दीवार बनी हो और अंदर कह दिया गया सामान भरने के लिए क्या है, बहुत आसान है। गत्ते बने डिब्बे में सामान भरना आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार अपना फ्रेमिंग, तो उस फ्रेमिंग को बनाना सीखिए और फिर लिखना धीरे धीरे जो है लिखाएंगे कुछ चीजें, तो इससे भी थोड़ी आसान है। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए इस क्वेश्चन पे है? एक बार देख लें आपका शरीर विकास से कोई दिक्कत अगर आपको लग रही हो। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जैसे ये स्थापत्य संस्कृति कल्चर की बात है, तो इसमें क्या होगा, जैसे प्रयाग का मैंने एग्जाम्पल दिया, बुंदेलखंड क्षेत्र का, अयोध्या का है, तो जो थोड़ा पर्यटक टाइप की प्लेस या जो खनिज की दृष्टिकोण से थोड़ा महत्व, इन सारी चीजों के भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावना। जो नगर आप उत्तर प्रदेश में जैसे आप मान लीजिए इसमें जो है महाजनपद से ही 8 क्या मिले, 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप इस पर भी पूछ सकता है। बौद्ध धर्म से संबंधित कोई स्थल है उस पर भी पूछ सकता है। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ये उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म का कितना प्रसार है, उसका क्या प्रभाव है, इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, चलना। और जबकि ऑलरेडी इन चीजों को आप लोग इतिहास में पढ़ के आए, बौद्ध धर्म पढ़ाया गया होगा, जैन धर्म पढ़ाया गया होगा, वैदिक साहित्य पढ़ाया गया है, अयोध्या के विषय में भी आप जानते हो, है ना। तो उन्हीं चीजों का हमें क्या करना है, डिस्कशन करना, उन्हीं चीजों को जानना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, महाजनपद पे चर्चा नहीं करेंगे। 8 मिल रहे हैं, उन्हीं 8 के विषय में जो आपने पढ़ा है उसी से उसी को लिख लीजिए कम करके, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कि बौद्ध धर्म का संबंध जो है श्रावस्ती से था, नहीं था, 25 वर्षावास वहाँ से सारनाथ से। सारनाथ सारनाथ का महत्व क्यों है, वहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे। और भी कुछ था सारनाथ में अशोक का स्तूप है, स्तूप सारनाथ का जो है स्तंभ लेख जो है, और भी स्तूप भी तो है। और कुछ भी है सारनाथ में आश्रम व्यवस्था की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? बौद्ध धर्म में आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई, कहाँ की गई? बिहार की स्थापना वहीं से शुरू की गई थी, बिहार और आश्रम दोनों एक ही है। की गई थी, नहीं की गई? प्रथम वर्षावास कहाँ किया था, वहीं किया था। द्वितीय राजगृह चले गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन चीजों का महत्व क्या है, इसको मिलता है। सारनाथ का क्या महत्व, 2-4-5 पॉइंट आपको याद हो। अयोध्या का क्या महत्व, जैसे हमने प्रयागराज का बताया कि प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व क्या है, आपको याद होना चाहिए। गुप्त काल के दौरान क्या वो सिर्फ मंदिर या स्थापत्य से संबंधित चीजें जो है हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो 4-5 स्थल मिलते हैं गुप्त काल के, जो मंदिर के अवशेष हैं। आपको उन्हीं को क्या करना, अगर पूछेगा तो उन्हीं को
अगर समग्रता में क्वेश्चन पूछ ले रहा है तब आपको हर कार्य करें मौलिका जो मौर्य से संबंधित मिल रही सूचना, जो गुप्त काल से संबंधित सूचना मिली, इन सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, एक एक को दर्शाना। अगर केवल एक पीरियड विशेष से पूछ ले रहा है तो हमें क्या करना है, केवल एक पीरियड विशेष की ही चीजों को दिखाना है ना। अगर एक पीरियड को पूछेगा तो थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए कठिनाई होगी कि सारी चीजें हो सकता है या होना, लेकिन अगर वो समग्रता में पूछेगा तो हम अशोक की 2-3 चीजें आपको याद हो आ जाए, गुप्त काल की 2-4 चीजें आ जाए, महाजनपद से कुछ चीजें याद आ जाए, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के आंसर थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, आसान। लेकिन जब हम पूरा एक प्रकार से अध्ययन कर रहा है तो हम उसको ठीक से करें, आपके जो है वो प्री में भी काम देगा और मेंस में तो देगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। पैराग्राफ के विषय में तो नहीं बताना है ना, 5-6 पॉइंट मैंने बताया, उन्हीं को केवल लिखना होगा। सांस्कृतिक महत्व ये लिखाना पड़ेगा, लिखाएंगे तो लिखाएंगे, लेकिन ये कि टाइम को थोड़ा देखते हुए, क्योंकि क्या है कि सिलेबस आपका ज़्यादा और टाइम उसी में क्या करना है। तो कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होगा हम दिखाएंगे, कुछ चीज़ें आपको इंडिकेशन देंगे, बताएंगे। जैसे अभी मैं जो इन सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों इंडिकेशन भी दे रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आप फोकस करिए और इन चीज़ों में ऑलरेडी पढ़ के आए हो तो चीज़ें समझने में आसानी होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा, कहीं दिक्कत वाली, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, लिखाएंगे भी, है ना। तो चलिए आगे जो है एक क्वेश्चन आप एक जो है ये फॉर्मेट डाल दीजिए। जैन तथा बौद्ध धर्म, जैन तथा बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख धार्मिक आंदोलन का विवरण, उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख धार्मिक आंदोलन का विवरण। अब हम लोग इसको पहले एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि जो है कह रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म बौद्ध और जैन, फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संदर्भ। अब इस संदर्भ में बौद्ध और जैन धर्म के साथ भी कुछ और धार्मिक आंदोलन होंगे, अगर होंगे तो हमें उनके विषय में भी क्या करना है, चर्चा करनी है। जो आपका टॉपिक मैंने लिखाया ये ऊपर हेडिंग के रूप में बताया है, इसमें अब उसकी समकालीन उसके साथ क्या क्या हो रहा है और उसी पे हमें चर्चा करनी है। जैसे पूर्ण कश्यप क्रियावादी आंदोलन, आकर्षवादी आंदोलन की बात करता है। मक्खल गोसाल जो महावीर के साथ था पहले, बाद में क्या हो गया, अलग हो गया, आजीवन संप्रदाय की स्थापना की, क्या है ना। इससे आप लोग बड़ी बात परिचित है, जैन धर्म में पढ़ रहे थे। तो हमें ये देखना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पहले देखते हुए फिर हम क्या करेंगे, जो ये दो और साथ चल रहे हैं उनको भी क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, है ना। और उनको देखने के बाद फिर हम लोग इसको लिखें। तो चलिए डन। डायग्राम में भी
यही बनाएंगे तो बोल रहे कि बना दे इसको इरेज करना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा। रेड चल रहा है वहाँ। थोड़ा समय लेगा सर जब प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा। क्या हो गया? सर रहने दीजिए। क्लिक करिए सर, इस पे क्लिक करिए सर। यस कीजिए सर। यस सर। हाँ, यस कीजिए सर। हम करेंगे तो वहाँ से आगे हो जाएगी। क्या? प्रोसेसर बड़ा कर दीजिए और सेव कर दीजिए। एक बार बस उसे प्रेस कर दीजिए। ऊपर से सर वहाँ मैक्सिमाइज कर दीजिए, वहाँ कोने पे क्रॉस के बगल में जो वैसा है वो उस पर वहाँ बस बंद है। नेक्स्ट पे और है सर। वो वाला चाहिए लास्ट में। चलिए हमको अब जो है कुछ और करना है क्या? नहीं तो जो है जैन और बौद्ध धर्म के साथ जो है संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए धार्मिक बौद्ध और जैन धर्म के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए धार्मिक है ना? आने वाले हैं। अब ये करना है कि अब इसमें क्या करना है कि देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म Adiós.
बहुत कुछ जानते हैं आपको, मक्खन सूत्र गोसाल के संदर्भ में जानते हैं। तो पूरन कश्यप जो है आप जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय भी आपने अधिक केस मिली, तो पूरन कश्यप इन सारी चीज़ों का नाम आप, मक्खन गोसाल भी उसी में से एक था, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए लिखिए टेक करते हैं। मूल रूप से जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव बिहार में हुआ। किंतु उत्तर प्रदेश युवा क्रीड़ा स्थल रहा। उत्तर प्रदेश युवा क्रीड़ा स्थल रहा जहां दोनों धर्मों ने अपने तार्किक आधार को प्राप्त किया। तार्किक आधार प्राप्त किया। इसी प्रकार मक्खल पुत्र गोसाल, इसी प्रकार मक्खल पुत्र गोसाल, मक्खल मक्खल पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय, मक्खल पुत्र गोसाल का आजीवक संप्रदाय तथा पूर्ण कश्यप के, लिखा हुआ है पूर्ण कश्यप, अक्रियावादी या आकर्मवादी, अक्रियावादी या आकर्मवादी आंदोलन का क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश ही रहा। बौद्ध धर्म, करिएगा भाई, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बुद्ध का उत्तर प्रदेश से काफी गहरा संबंध था या जुड़ाव था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे चलकर वाराणसी में उनके कई अनुयायी बने, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
आगे चलकर वाराणसी में उनके कई अनुयायी बने। उस समय उत्तर प्रदेश के नीचे लिख दीजिएगा, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा वास किया, मतलब वर्षा के दौर पर सर्वाधिक वर्षा वास किया। नीचे भी लिखेगा उत्तर प्रदेश की कुशीनारा में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी ना, तो महापरिनिर्वाण निर्माण की प्राप्ति की। कुशीनारा में बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर यहाँ से श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किया। देख लिया। कुशीनारा में बुद्ध ने महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब मृत्यु हुई। कौशाम्बी मथुरा साकेत, नीचे कौशाम्बी मथुरा साकेत आज उत्तर प्रदेश के नगर बुद्ध से निकट रूप से जुड़े हुए थे। नगर बुद्ध से निकट से जुड़े हुए थे। बुद्ध के समय सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रसार, नीचे लिखेगा लाइन छोड़ के, बुद्ध के समय सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर प्रदेश में ही हुआ। ठीक है, हम 10 मिनट रेस्ट ले लेंगे, तो आगे आंसर पूरा नहीं करूँ, पूरा देखेंगे। तो ठीक है, 10 मिनट पानी लिखा हो, पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए, क्योंकि ये बंद कर दीजिए।